नमस्कार, दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे एक विशेष कार्यक्रम की, और ये कार्यक्रम आज ऐसे मुद्दे पर केंद्रित है जो हम सबकी ज़िंदगी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे गौ संवर्धन और संरक्षण की महत्ता के बारे में। दर्शकों, आप जानते हैं कि गाय हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा रही है। गाय, जैसे ही ये नाम हमारे सामने आता है या गाय की महत्ता की बात चलती है, तो हम अपनी सांस्कृतिक पूरी परिदृश्य की उस सीढ़ी से एक ऐसे लक्ष्य तक पहुंचते हैं जहां हमारे सरोकार जुड़ते हैं। माँ जब भी चूल्हे पर रोटी बनाती थी तो गाय के लिए एक अलग रोटी बनाती थी। गाय दूध, घी, छाछ और गाय पालन और पोषण की भूमिका की जब भी बात होती थी तो निश्चित रूप से गाय का नाम आता था। ग्रामीण जीवन की बात करें, खेती किसानी की बात करें, पशुपालन की बात करें, सर्वोपरि जो नाम रहा है वो गाय का है। साहित्य की बात करें तो प्रेमचंद का नाम आपने सुना है, और उनके उपन्यास का नाम आप देखें, गोदान हमारी परंपरा से जुड़ा है। और मुक्ति पर्व तब तक संपन्न नहीं होता जब तक गोदान नहीं किया जाता। ऐसे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से लेकर महाभारत काल की बात करें तो उस राजा को बहुत सर्वाधिक स्वरूप में तब गिना जाता था कि उसके पास एक जो भौतिक संपदा है, उस संपदा में सोना चांदी तो सभी गिनते हैं, लेकिन ये भी गिना जाता था कि उसके पास कितनी गायें हैं। और उसके बाद उसके पूरे पशुपालन का एक पूरा प्रसंग हमारे सामने आता है, इतिहास के रूप में सामने आता है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में सामने आता है। और सबसे बड़ी बात है कि इन पूरे प्रसंगों से हमारा जो एक जुड़ाव गाय के प्रति है, गाय हमारी सांस्कृतिक परिधि का एक पूरा प्रतीक है। वो केवल एक जानवर नहीं है, वो हमारे जनमानस में रचा बचा एक वक्तव्य है। और इसी वक्तव्य पर, इसी विशालता पर, इसी सांस्कृतिक परिदृश्य पर, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा प्रकृति प्रदत्त हमारे पास उपादान है जो हमारी ज़िंदगी में महत्ता को, हमारे सामाजिक पूरे परिप्रेक्ष्य को, और सबसे बड़ी बात हमारे पुष्टिवर्धक वाले संकल्पना को आगे बढ़ाता है। और इस पर हम बात करेंगे। और आज हमारे बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर उपस्थित हैं, डॉक्टर शालिनी शर्मा। आप निदेशक गौपालन विभाग जयपुर में हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रही हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ उनका जो भाव है, उनकी जो संपन्नता है, और सबसे बड़ी बात जो उनका लोक सरोकार है, वो न केवल उनके विभाग की कार्यशैली में दिखता है बल्कि उनके अपने व्यक्तित्व में भी दिखता है। डॉक्टर शालिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और दूरदर्शन पर आज हम इस संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और चूंकि आप हमारे बीच हैं तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि विशेष रूप से पशुपालन विभाग का नाम बड़ा सुना जाता है, लेकिन विशेष रूप से सरकार ने जो गौपालन विभाग है, इसे एक तो इस परिधि से क्यों अलग किया, और गौपालन विभाग किस रूप में अपनी महत्ता रखता है? जी देखिए, गौपालन विभाग वर्ष 2013 में जो है आया जी, या यूं कह लीजिए कि इसका प्रादुर्भाव हुआ। और ये विभाग अपने आप में एक अनूठा विभाग है, मैं कहूँगी। बल्कि ये ऐसा विभाग है जो मूल रूप से सेवा के लिए जो है बनाया गया जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो गाय है, गाय का एक विशेष महत्व है हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में। गाय को माता का जो है रूप माना जाता है और माता के रूप में इनकी पूजा भी की जाती है। और जैसा कि आपने फरमाया कि माँ जब चूल्हे पे रोटी बनाती है तो सबसे पहली रोटी गाय की निकलती है। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि कितना भारी महत्व है गाय को। जो आप पूछना चाह रहे हैं कि पशुपालन विभाग का आपने काफ़ी नाम सुना है, और गोपालन में क्या विशेष है कि हटके एक विभाग जो है राजस्थान सरकार द्वारा तैयार किया गया। मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी हमारे पशु हैं उनमें गाय का जो रखरखाव है या जो महत्व है वो काफ़ी अलग है। इसीलिए गोपालन विभाग अलग से बनाया गया, जिससे कि गाय एक पशु के रूप में ही नहीं बल्कि एक माता के रूप में, एक संस्कृति के सिंबल के रूप में जो है इनका रक्षण किया जा सके, इनका संवर्धन किया जा सके। ये मैं बताना चाहूँगी काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्यों गोपालन विभाग का प्रादुर्भाव हुआ। जी दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर शालिनी ने बताया कि चूंकि एक पूरा सरकार का प्रावधान है कि हम जो पशु के रूप में ना होकर हमारी सांस्कृतिक उस विविधता का हिस्सा है, जिससे हमारा जनजीवन और सरोकार जुड़ा है और जिससे हमारी पीढ़ियां संवर्धन और पुष्टि पाती आई हैं, उस गाय के लिए पूरा का पूरा एक विभाग और उसकी प्रक्रिया निर्मित की गई है। डॉक्टर शालिनी, ये विभाग जब काम करता है और प्रशासनिक दृष्टि से, और जैसा आपने पूर्व चर्चा में हम बात कर रहे थे कि क्षेत्र में जब आप जाते हैं
तो गाय के उस पूरे नस्ल संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए और विशेष रूप से नवाचार के रूप में आपने कुछ प्रसंग बताए थे कि उनको समाज में रूपायित किया जाता है, तो कौन से वो नवाचार हैं जिससे गाय के संरक्षण पर बल दिया जाता है? देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा क्या है कि गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है जी। ये अनुदान गौशालाओं में चारा और पानी के लिए दिया जा रहा है। इसकी राशि सालाना हर साल बदलती रहती है। वर्तमान की बात करूं, वर्तमान वित्तीय वर्ष की, तो लगभग 1170 करोड़ जो है प्रावधान है। और इसके द्वारा हम ये कोशिश करते हैं कि जहाँ भी गौशालाएं खुली हुई हैं, जो पंजीकृत गौशालाएं हैं, वहाँ गायों के रखरखाव के लिए स्पेशल जो है शेड्स बने हों, पानी की खेली हो, चारे के विशेष इंतजामात हों और गायों को जो है बहुत ही हाइजीनिक जगह, हाइजीनिक कंडीशंस में जो है रखा जाए। जहाँ तक नस्ल संवर्धन की बात है तो निश्चित रूप से पशुपालन विभाग के सहयोग से हम गौ नस्ल का संवर्धन का भी कार्य कर रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा जो है अच्छी नस्लों को तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर शालिनी ने बताया कि विभाग के नवाचार के रूप में किस प्रकार वर्तमान जो प्रासंगिक पक्ष हैं उनको देखते हुए राज्य सरकार काम कर रही हैं, और विशेष रूप से आपके निर्देशन में आपने देखा कि गौपालन विभाग न केवल अपने नवाचार में बल्कि अपनी तमाम प्रविधि में गाय के संरक्षण से लेकर तमाम पोषण तक की उस पूरी परंपरा में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और दर्शकों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जैसा अभी आप बता रहे थे कि एक बड़ी राशि आपने शायद 1370 करोड़ रुपए, 1170 करोड़ रुपए के आसपास की राशि डॉक्टर शालिनी ने उसका उल्लेख किया। ये राज्य सरकार के द्वारा वो राशि है जो इस पूरी संवर्धन प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाएगी। डॉक्टर शालिनी, एक मुद्दा यहाँ ये उठता है कि इन दिनों हम सभी लोग, मनुष्य भी, इतनी गर्मी है, मौसम जैसा है, उसकी मार से सभी प्रभावित हो रहे हैं, और पशु चूंकि मूक है, अपनी बात कह नहीं पाता, लेकिन चूंकि आप संरक्षण देखते हैं, आप उनके चारे पानी की व्यवस्था करते हैं, तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में किस किस्म का कोई संरक्षण या कुछ ऐसा विशेष कार्य विभाग की ओर से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि विभाग के गठन के 10 वर्ष बाद विभाग द्वारा मिशन संरक्षण जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी दर्शकों कि यहाँ संरक्षण का मतलब संरक्षण या प्रोटेक्शन ही नहीं है, बल्कि संरक्षण, सूर्य से पशुओं का रक्षण है। और इसको हमने मिशन मोड पे लागू किया है। इसके तहत हम 2 वर्टिकल्स हैं इसके। पहला इसमें यह है कि जो ग्रीष्म ऋतु है या जो नवतपा अभी चल रहा था, उसमें सारी गौशालाओं में, जितनी भी पंजीकृत गौशालाएं हैं राजस्थान की, वहाँ सरकार द्वारा निःशुल्क पेयजल सप्लाई की जा रही है। और आपको ताज्जुब होगा जान के कि राजस्थान में लगभग 3816 गौशालाएं हैं और लगभग 2500 गौशालाएं नियमित रूप से अनुदान प्राप्त कर रही हैं। और इन गौशालाओं में राज्य सरकार द्वारा मिशन संरक्षण के तहत निःशुल्क पानी के टैंकर 100 गायों पर लगभग 5000 लीटर प्रतिदिन जो है पानी सप्लाई किया जा रहा है। और ये सप्लाई हम पूरी ग्रीष्म ऋतु में लगभग 1 महीना ऑल्टरनेट, एक दिन छोड़कर एक दिन जो है गौशालाओं को उपलब्ध करवाएंगे। बात करते हैं इसके दूसरे वर्टिकल की, जिसमें हमने पक्षियों के बारे में भी सोचा है। और हमारी तमाम जो गौशालाएं हैं वहाँ पर हमने पक्षियों के लिए परिंदों की व्यवस्था करवाई है। ना कि केवल गौशालाओं में, बल्कि हमारे जो कार्यालय हैं, निदेशालय गोपालन जो कि हेड ऑफिस जयपुर में है, और हमारे जितने भी जिलों में कार्यालय हैं, वहाँ सब जगह ज़ोर शोर से परिंदे लगाए गए और उनकी नियमित मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसा नहीं कि परिंदे लगा के छोड़ दिए, उसमें पानी नियमित रूप से डाला जा रहा है। परिंदों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इनफैक्ट जो पशुओं के पानी पीने की खेलियाँ हैं, गाय की जो पानी की खेली है, उसकी भी नियमित रूप से सफाई का हमने प्रावधान रखवाया है। जिन गौशालाओं में शेड टूट फूट गए हैं या शेड ही नहीं है, तो वहाँ नए शेड जो है हमने लगवाए हैं। ग्रीन नेट की भी व्यवस्था हम करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगी कि मिशन संरक्षण के तहत पानी की व्यवस्था और पक्षियों के लिए दाने चुगे की भी व्यवस्था जो है विभाग करवा रहा है। और पूरा विभाग जो है ज़ोर शोर से मिशन संरक्षण को त्योहार के रूप में मना रहा है। जी दर्शकों, आपने देखा कि विभाग की ओर से जो नवाचार किए जा रहे हैं, उन नवाचारों के प्रावधान निश्चित रूप से व्यक्ति से समष्टि तक पूरी एक प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने योग्य हैं। और ये एक विशेष और नवीन पहल है। हमारे यहाँ प्रकृति, वन्यजीव और जो हमारा पूरा एक जीवन है वो पशुपालन पर भी आधारित है।
और आप देखते हैं कि जितने साहित्य और सरोकारों की बात होती है उसमें गाय और गोधूली वेला इसका प्रसंग जरूर मिलता है, विशेष महत्व है। सांस्कृतिक अनुष्ठानों में देखेंगे तो कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। गाय जहाँ होती है एक सकारात्मक परिधि अपने आप बनती है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी तरीके के स्पर्श से या पंचगव्य, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में, त्योहारों में पंचगव्य की बात होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमें सरोकारों की कड़ी से जोड़ता है। और राज्य सरकार निश्चित रूप से जब इतने व्यापक तौर पर उन पूरी प्रक्रिया से जुड़े तो ये एक किसी भी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। डॉक्टर शालिनी, एक और मुद्दा है और आप देखते हैं हमारा जो आज का युवा है वो विशेष रूप से अपनी जड़ों की ओर वापस लौटने लगा है। उसे समझ आने लगा है कि सरोकारों की ये दुनिया है, ये काफ़ी व्यापक है। हम जब अपनी जड़ों पर लौटेंगे, अपनी पहचान को, अपने कार्यों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ेंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी जो कार्यक्रम देख रही है, ये पीढ़ी जब लौटे आपके पशुपालन के संदर्भ में, विशेष रूप से गाय पालने से लेकर उसके तमाम पंचगव्य हैं, दूध, दही, घी जो भी है, उन प्रक्रियाओं से जुड़े, अगर वो जुड़ना चाहें तो क्या विभाग की ओर से कोई प्रयास है या वो कैसे जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं हमारी यूथ को बताना चाहूँगी कि गोपालन एक ऐसा उद्योग भी है और सेवा भी है जिसमें आप नवाचार का काफ़ी स्कोप है। जहाँ तक मैं विभाग की बात करूँ तो विभाग जो है अभी अपनी रणनीति तय कर रहा है जिसमें गौशालाओं में जो गोबर एकत्रित होता है उससे गौकाष्ठ बनाने की योजनाओं को अभी जो है हम तैयार कर रहे हैं, जिससे गोपालकों को और हमारे जो स्पेशली यंग जनरेशन है वो अगर गोपालन से जुड़ना चाहे तो उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप का काफ़ी स्कोप है। तो गोकाष्ठ जो है वो आपके लकड़ी का एक सब्स्टिट्यूट है जी। तो इससे आप पर्यावरण संरक्षण करते हुए आप उद्यमिता की ओर जो है बढ़ सकते हैं। इसके अलावा डेयरी डेफिनेटली एक अच्छा उद्योग है अगर आप युवा पीढ़ी को गोपालन की तरफ हम केंद्रित करना चाहें तो। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगी कि जो पंचगव्य है या जो गौमूत्र है, गौमूत्र से काफ़ी मेडिसिन तैयार की जा सकती है। और एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहूँगी, काउ थेरेपी। इन दिनों हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बहुत बढ़ गए हैं, जैसे बीपी, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी। तो जैसा कि हमारी सनातन संस्कृति में आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण भगवान जो है गाय को आलिंगन या गले लगाते हुए आपको दिखाई देंगे। दिस इज़ बेसिकली काउ थेरेपी। जब आप गाय का स्पर्श प्राप्त करते हैं या किसी भी रूप में आप गाय को स्पर्श करते हैं, जैसे कि चरण छूना या गाय को गले से लगाना, आप देखेंगे कि आपका जो रक्तचाप है वो स्वतः ही नॉर्मल होने लगता है जी। जो एंग्जाइटी है वो कम होने लगती है। तो काउ थेरेपी भी एक न्यू एरिया ऑफ नेचुरोपैथी है जिससे हमारा युवा जुड़ सकता है जी। आप देख रहे हैं दर्शक कि किस तरीके से ये तमाम जो प्रसंग हैं हमें महत्वपूर्ण पक्षों की ओर ले जाते हैं। और जैसा डॉक्टर शालिनी अभी बता रही थी, आपने देखा कि जब गाय या उसका कोई भी संपर्क एक मानवीय जीवन से होता है तो निश्चित रूप से सकारात्मक पक्षों का विस्तार होता है। आपने देखा साहित्य में देखा, आप सूर को लें, रसखान को लें, आपने देखा है कि उन्होंने अपने जीवन की उस आकांक्षा में, उस जीवन की एक पूरी जो जीवन में चाहा जाता है उसमें उन्होंने चाहा कि हमें कृष्ण का सानिध्य कैसे मिले। डॉक्टर शालिनी ने अभी उल्लेख किया था, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण जैसे देव भी हमारे यहाँ उस संस्कृति में गाय चराने को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और पूरे के पूरे क्षेत्र के संवर्धन के लिए उनके प्रयास गाय के माध्यम से ही जुड़े हैं। और जो भक्त कवि हैं उन्होंने तो ये तक लिखा है कि अगर अगला जीवन संभव हो या ईश्वर का भी हमें अपनी प्रिय कृपा से हमें पूरा वरदान प्राप्त करें तो वो निश्चित रूप से हमको ऐसा अवसर प्रदान करें कि हम गाय के साथ रहें, उन गायों को चराने ले जाएं, गोधूली वेला में लौटें और कहीं ना कहीं उससे जुड़े रहें। तो मुझे लगता है कि हमारा युवा उस पूरी परिधि को अपने जीवन में लाएगा, सकारात्मक पक्षों से जुड़ेगा, विचार से जुड़ेगा, अपने कार्य से जुड़ेगा। तो कोई युवा, जैसा आप अभी बता रहे थे कि मान लीजिए कोई युवा इस कार्यक्रम के पश्चात आपके विभाग से संपर्क करते हैं, गौपालन विभाग आते हैं, तो कोई विशेष योजना या कोई कार्य प्रणाली या शुरुआत कैसे करें, इस पर और छोटी सी विस्तृत अगर आप उसकी चर्चा कर सकें तो दर्शकों के लिए प्रभावी बनेगा। जी निश्चित रूप से, जैसा कि गोपालन विभाग में जो वर्तमान योजनाएं संचालित की जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा हमें जो उत्साह दिख रहा है वो है गौशाला विकास योजना, जिसके तहत हम यदि कोई भी इच्छुक व्यक्ति गौशाला खोलना चाहता है या गौशाला को और उन्नत बनाना चाहता है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए
लगभग 10 लाख रुपए की राशि जो है विभाग द्वारा दी जा रही है। उसके लिए कोई पात्रता या कोई और उस तरीके? बिल्कुल, उसके लिए जो है जो भी एप्लीकेंट है उनके पास न्यूनतम 100 गौवंश होना ज़रूरी है और वो गौशाला लगभग 1 वर्ष से संचालित होनी चाहिए जी। तब वो गौशाला विकास योजना के लिए पात्र होंगे। और कोई शहरी या ग्रामीण या कुछ उसके लिए शैक्षिक परिधि कुछ नहीं, इस तरह का हमने कोई बाउंडेशन नहीं रखा है। कोई भी व्यक्ति जो गौवंश जिसके पास जी जी निश्चित तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप में से कोई भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर शालिनी हमारे साथ हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, विभाग के नवाचार और योजनाओं में लाभ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है डॉक्टर शालिनी, ये एक परंपरा के साथ मुझे लगता है कि हम आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और जो लोक चेतना और व्यवहार है उससे भी जुड़ रहे हैं। आजीविका हम सभी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन आजीविका के साथ पूरे एक समाज को, आध्यात्म को जोड़ना, संस्कृति को जोड़ना, एक पूरी परंपरा को लेकर चलना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और दर्शकों आपने देखा है कि हमारे यहाँ तो जब व्रत, त्योहार, उपवास की भी बात होती है तो कहीं ना कहीं गाय की भी बात होती है और बहुत से अनुष्ठान तो केवल और केवल गाय के पूरे सरोकारों पर ही केंद्रित होते हैं। यज्ञ की बात हो, यज्ञ में जब हम सामग्री दी जाती है, जब हवन किया जाता है तो भी गाय का घी ही चाहिए होता है। और जब वातावरण हो या कोई विशेष बीमारियां पनपती हैं तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि गाय का घी प्रयुक्त करें। उसकी उपादेयता को लेकर, उसके मेडिकल जो इफेक्ट हैं उनको लेकर बड़ी बातें की जाती हैं। क्योंकि आप अधिकारी होने के साथ साथ एक पूरे विकास क्रम को, पूरी चेतना को अपनी दृष्टि से भी देखती हैं, तो एक सांस्कृतिक सरोकार की बात करें, एक पूरी ऐतिहासिक परंपरा की बात करें, तो आप अपने तरीके से गाय को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मेरा जो गाय को देखने का नज़रिया है वो निश्चित रूप से आपके जैसा ही है। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में मैं गाय माता को देखती हूँ और विभाग की जब भी कोई योजनाएं हम फ्रेम करते हैं या हम योजना को धरातल पे लाने की बात करते हैं तो मन में वही एक अध्यात्म का भाव ज़्यादा रहता है। साथ ही रहता है कि हम कैसे इस एक विशेष पशु को जो है एक अच्छा दर्जा और उन्नत हम दर्जा दे सकें और इनका जो है लालन पालन उतने उसी तरीके से कर सके जैसे कि गाय अपने बछड़े का करती है। तो वो एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी जी। देखिए ये एक सुलभ जो प्रक्रिया है, एक स्त्री व्यक्तित्व है। आपने देखा कि जैसे एक लालन पालन की बात होती है और जैसा डॉक्टर शालिनी ने कहा, ये अभिभूत कर देने वाली बात है कि जैसे एक संरक्षण के साथ साथ एक पालन और पोषण की परंपरा है, वो भी कितनी महत्वपूर्ण है। और गाय के माध्यम से हमारी परिधि और हमारे जीवन में भी सरोकारों की कितनी बड़ी अवधारणा शामिल हो सकती है, ये बात भी उसमें निहित है। डॉक्टर साहब एक बात ये भी इसमें ना आती है कि दूर दराज, चूँकि ये कार्यक्रम बहुत व्यापक परिधि तक जाता है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज की ढाणियाँ हैं, उनके लोग जुड़ना चाहें और चूँकि एक ये जो भौतिक दूरी है, विभाग जयपुर में है और जुड़ाव कहीं बड़ी जगह से होना है, दूर दराज से होना है, तो क्या इसके लिए कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रविधि या ऑनलाइन प्रविधि भी है जिससे कोई जुड़ना चाहे तो हम आपके माध्यम से उसको भी जानना चाहेंगे? जी निश्चित रूप से आपने बहुत ही एक अच्छी बात कही है। अभी जो हमारा समय चल रहा है वो बिल्कुल IT एनेबल्ड है जी। सूचना प्रौद्योगिकी काफ़ी विकसित हो गई है और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि गोपालन विभाग जो है पूर्णतः सूचना प्रौद्योगिकी पे आधारित है और आप और हमारे बीच जो भौतिक दूरी है उसको हम इंटरनेट के केबल वायर्स से दूर कर सकते हैं। हमारी गौशाला विकास योजना, हमारी अनुदान योजना, ये समस्त चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई हैं जी। तो अब आपको जहाँ भी आप हैं, राजस्थान के जिस भी दूर दराज कोने में या स्थान पे आप हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशंस हमें दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, समस्त जिलों में जो है हमारे जिला अधिकारी पोस्टेड हैं, तो आप उनके माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी का ये जो गोपालन विभाग है हमारा, इसके द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल हम कर रहे हैं और हमें काफ़ी आवेदन है जो ऑनलाइन आते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारी गौशाला विकास योजना पूर्णतः ऑनलाइन है जी। इसमें कोई फॉर्म रिजेक्ट करना है या कोई सजेशन है, कोई कमी है, तो वो भी हम त्वरित गति से ऑनलाइन माध्यम से ही जो है अपने बेनिफिशियरी को, जो हमारा लाभान्वित होने वाला व्यक्ति है, उस तक हम ऑनलाइन पहुंचा देते हैं ताकि समय का भेद नहीं रहे या समय ज़्यादा नहीं लगे और उनके लिए एक प्रक्रिया भी आसान हो जाए, आसानी से वो आपसे जुड़ सकें। बिल्कुल। तो उनको जो भी अपने आवेदन के साथ कुछ भी उनको एक जो भी चीज़ें जोड़नी है वो सब भी ऑनलाइन उस प्रविधि में सम्मिलित है जी। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि ये ऑनलाइन जो माध्यम है, जैसा डॉक्टर शालिनी आपको बता रही हैं,
उसमें आपको कहीं भी किसी भी किस्म का अवरोध नहीं है। आप उस नवाचार को अपनाते हुए उस पूरी प्रक्रिया में जुड़ सकते हैं और जिस भी किस्म का लाभ विभाग के माध्यम से उपलब्ध है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर शालिनी, एक बात और आती है कि मान लीजिए मैं किसी गांव में रह रहा हूं और मैं गाय के पालन से जुड़ा हुआ हूं और गौवंश, जैसा आपने कहा था, 100 गायें मेरे पास हैं। तो अब जैसे हम लोग सामान्य मनुष्यों में भी हारी बीमारी चलती रहती है, ऐसा पशुओं में कोई रोग होता है, विशेष रूप से गाय में, तो क्या विभाग के पास कुछ डॉक्टर या टीम या कुछ ऐसा टीकाकरण या कुछ मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटेशन भी कुछ विभाग के पास उपलब्ध है या कोई डॉक्टर्स उससे जुड़े हुए? जी, देखिए, जैसा कि अभी 2022 में हमने देखा, 21-22 में लंपी से पूरा राजस्थान ग्रस्त था और इस तरह की महामारी या कोई अन्य रोग जो गायों में हम देखते हैं, जैसे सर्रा भी जैसलमेर में सुनने में आया, तो इस तरह के रोगों के लिए बिल्कुल हमारे पास पूरा विभाग है। हमारे जो रीजनल ऑफिसर्स हैं वहाँ पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी गुणवान हैं और वो सारे जानवरों की कोई बीमारी होती है या कुछ भी होता है तो मौके पे जो है जाकर बल्कि पशु को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगी कि पशुपालन विभाग द्वारा नियमित रूप से टीकाकरण कराया जाता है। हम हमारे गोपालकों को हमारे स्तर से इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं, अवेयर करते हैं कि वे समय पे जो है अपनी गायों का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करवाएं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो गौशालाएं हैं वहीं पे अत्यधिक एनिमल्स एक ही पेरिफेरी में है, तो कोई संक्रमण यदि होता है तो उसके फैलने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा गौशालाओं में होती है। तो हमारा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है कि हम जब भी कोई टीकाकरण पशुपालन विभाग द्वारा करवाया जाए या शुरू किया जाए तो हम गौशालाओं को पहले प्राथमिकता दिलाते हुए जो है उनका टीकाकरण करवाते हैं। जी, जैसे सभी विभागों के पास टोल फ्री नंबर होता है या कोई एक विशेष नंबर होता है जिस पर संपर्क, क्या विभाग के पास ऐसी कोई सुविधा है? जी, मैं बताना चाहूँगी कि गोपालन विभाग चूँकि अभी 10 वर्ष ही हुए हैं इसको आए हुए, और सरकार में आप जानते हैं कि 10 वर्ष कोई ज़्यादा बड़ा समय नहीं होता, तो मैं इसमें तो धन्यवाद देना चाहूँगी पशुपालन विभाग को। उन्होंने अभी मोबाइल वेटनरी यूनिट शुरू की है जिसका टोल नंबर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा, तो उसके माध्यम से जो है हम चिकित्सा सुविधा बिल्कुल डोर स्टेप पे उपलब्ध करवा पाएंगे। और जैसा आमजन में ये रहता है कि विभाग से जुड़ेंगे तो हमें कुछ अधिक राशि देनी पड़ेगी या कुछ जुड़ना पड़ेगा, तो ये भ्रांति भी आज दूर कर ली जाए। मान लीजिए कोई भी एक आम आदमी जुड़ता है तो उसके पीछे उसको ये सभी सुविधाएं निःशुल्क मिलती हैं या कहीं किसी सुविधा के लिए कोई शुल्क देना पड़ता है? मैं बताना चाहूँगी कि राज्य सरकार जो है पूर्ण रूप से अपने पशुओं विशेषकर गाय के प्रति बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि उनकी सेवा में कोई कमी न रहे, और ये जो चिकित्सा सुविधा है ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इनफैक्ट जब आप गौशाला विकास योजना या अनुदान या किसी भी चीज़ हेतु किसी भी योजना में, नंदीशाला योजना भी विभाग द्वारा चलाई जा रही है, आप आवेदन करते हैं तो वो आवेदन पूर्ण रूप से निःशुल्क है। जी, आपने देखा दर्शकों कि ये आवेदन भी निःशुल्क हैं, आप सहजता के साथ विभाग से जुड़ भी सकते हैं। डॉक्टर शालिनी से आपने परिचय प्राप्त कर ही लिया है और निश्चित रूप से मैं आपको प्रतिबद्धता के साथ बता सकता हूं कि जब भी आप जुड़ेंगे तो आपको किसी भी किस्म की निराशा नहीं होगी, बल्कि उत्साह के साथ उस पूरे के पूरे प्रसंग में आपको लगेगा कि राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है और विशेष रूप से जो गाय की प्राथमिकता है वो विभाग के द्वारा निर्धारित की जाती है और उसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। तो आप निश्चित रूप से विभाग के साथ जुड़ें। और एक छोटा सा प्रश्न डॉक्टर शालिनी ये भी है कि जो युवा जुड़े हैं और गाय के माध्यम से जो भी उनको दूध दही मिल रहा है, क्या उसके लिए भी विभाग के पास कोई ऐसा संयोजन है कि वो विपणन के लिए उससे जुड़ सकें या कुछ ऐसा काम कर सकें? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि अब जो विभाग की कार्यप्रणाली है वो एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता की ओर जा रही है और हम जल्द ही हमारे युवाओं के लिए उद्यमिता के कुछ और पैमाने, कुछ और योजनाएं लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। शीघ्र ही आपके सामने इस तरह की योजनाएं आएंगी। जी दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर शालिनी के माध्यम से आज पूरे विभाग को लेकर, पूरी परंपरा को लेकर, उनके नवाचारों को लेकर बहुत ही एक प्रासंगिक जो पूरा अनुकूलन है, पूरी प्रासंगिक बातचीत है आपने देखी। और विशेष रूप से ये गाय को लेकर हमारे यहाँ सरोकारों की एक जो व्यापक परंपरा है उससे आपने परिचय पाया। गाय एक पशु नहीं है बल्कि एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। और गाय, जैसा कहा जाता है, सांगोपांग रूप से गाय के गोबर से लेकर दूध तक तमाम उपादानों में गाय हमारे समाज के लिए एक ऐसा धरोहर है जो हमें निश्चित रूप से प्रेरक और संवर्धित रूप में पूरे समाज को,
पूरे उस परिवार को, और सबसे बड़ी बात, एक कार्य व्यापार की श्रेणी में भी अगर आप गाय को चुनते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। डॉक्टर शालिनी, आप हमारे बीच पधारी, हमारे दर्शकों से बातचीत की और हमारे दर्शकों ने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सहजता से जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, धन्यवाद। दर्शकों नमस्कार। नमस्कार।